ऐसा मान के चलें कि अगर 20 क्वेश्चन करंट से पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन तो 100 करंट से ही होते हैं। ये दिमाग में बिठा के चलना है। किताबों से प्रश्न नहीं बनते। अब परीक्षक अब किताब से उठाकर क्वेश्चन नहीं बनाता। ही मेक्स द क्वेश्चन सीइंग द न्यूज़पेपर्स। अब हमारे और उसमें अंतर यह है कि हम उस न्यूज के दायरे से बाहर नहीं जाते, हम वही पढ़ते हैं जो न्यूज में है। उसने अपनी विशेषज्ञता से उसको जोड़ दिया, इतिहास से, कभी जोड़ दिया भूगोल से, कभी जोड़ दिया विज्ञान से, और वहां से वो प्रश्न बना देता है। तो क्वेश्चन का सोर्स तो न्यूज़पेपर ही है, ऑल 100 क्वेश्चंस, राइट। लेकिन उसमें से जिसको हम प्योरली करंट कह रहे हैं, अगर वो 20 प्रश्न भी आता है तो कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थीमेटिक होंगे, और 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे इवेंट या फैक्ट बेस्ड होंगे। तो इवेंट्स विल गिव यू लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे मान लिया जिस टॉपिक की बात मैंने कही, उच्चतम न्यायालय में महिला खंडपीठ का गठन, तो यह पूछा जा सकता है कि पहली बार महिला खंडपीठ कब गठित हुई थी, मान लिया, या एक बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न आ जाए। और दूसरा आ जाए कि महिला खंडपीठ का मूल उद्देश्य जो है वह कितना लॉजिकल, या ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। तो दोनों चीजें इसमें जोड़कर देखा जाएगा, उसके फैक्ट फिगर भी और उसके कॉन्सेप्ट भी। ठीक है। एक बार मेरे ख्याल से मैंने बताया है आपको कि वो शायद पीजीपी वाले क्लास में बताया था कि कॉन्सेप्ट, फैक्ट, फिगर और एनालिसिस 4 चीजें होती हैं एक टॉपिक में। चारों को कैटेगराइज कर लें अलग अलग तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बारे में सुना है, ऑल विमेन बेंच? नहीं सुना? अच्छा, महिला खंडपीठ बनाने के पीछे पर्पस क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर दूं या लिखवा दूं? केवल लिखवा दूं, डिस्कस भी कर दूं? अच्छा, लिखवाना भी पड़ेगा, पॉइंट्स तो लिखवाना भी पड़ेगा, है ना। हाँ। तो महिला खंडपीठ बनाने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है? what advantage it will give? हाँ, उसके सहानुभूति को महिला ही समझ सकता है, उसके बारे में अच्छा फैसला उतना नहीं ले सकता है। कितना एक महिला, तो महिला खंडपीठ का गठन यह बता रहा है इस आंसर से कि उच्चतम न्यायालय की जितनी खंडपीठें हैं, काम करती हैं, दे आर नॉट एफिशिएंट एंड दे आर नॉट ऑनेस्ट टू देयर जजमेंट्स, ऐसा कहा जाएगा। हाँ? या बेंचेस मस्ट बी जेंडर न्यूट्रल। बेंच इज एन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। उसमें महिला है या पुरुष है यह मायने नहीं रखता ना, हम उसको खंडपीठ कह रहे हैं ना, बेंच कह रहे हैं उसको। तो बेंच तो संस्था हो गई ना, बेंच तो वही काम करेगी जो कानून कह रहा है। अपनी मर्जी से कोई महिला न्यायाधीश काम करेगी, या उसको भी काम करना होगा कानून के दायरे में ही रहकर, कानूनी का दायरा होगा ना। अगर उसके सामने प्राइमा फेसी एविडेंसेस नहीं है तो केस इंस्टीट्यूट नहीं होगा चाह कर भी। मान लिया जिसका उदाहरण लिया मैरिटल रेप का, मैरिटल रेप इज नॉट यूज्ड इन एनीवेयर इन इंडियन लॉ। किसी भी कानून में रेप इज डिफाइंड इन सेक्शन 375, आईपीसी की धारा 375 में रेप डिफाइंड है, जिसका एक्सेप्शन 2 मैरिटल रेप को रिलेट करता है। ठीक है। और यह कहा गया कि इफ द वाइफ्स एज इज नॉट लेस देन 15 years देन इट इज नॉट रेप। अगर 15 साल से आयु कम नहीं है तो वह बलात्कार नहीं माना जाएगा, यह अपवाद है उसका, धारा 375 का, जिसको एक केस में उच्चतम न्यायालय ने एज को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया। इंडिपेंडेंट थॉट वाला जो केस है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, याद आ रहा है, पढ़ा होगा पहले। तो उसको बढ़ाकर उसने 18 वर्ष कर दिया। तो एक तरीके से राहत मिली 15 से 18 के एज ग्रुप को। बट देयर इज नो वर्ड मैरिटल रेप यूज्ड एनीवेयर इन द लॉ। तो अगर कोई महिला या कोई भी संस्था
केस इंस्टीट्यूट करना चाहती है कोर्ट में, तो कोर्ट यह पूछेगा ना कि इसका किस धारा के तहत इसको चार्जशीट किया जाएगा। पहला सवाल तो यही है कोर्ट का कि अंडर विच सेक्शन इट इज अ क्राइम, राइट। तो अगर याचिकाकर्ता ने कहा कि धारा 375 आईपीसी, कोर्ट कहेगा कि देयर इज नो वर्ड मैरिटल रेप इन सेक्शन 375, पहली बात। दूसरा, व्हाट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस, प्रथम दृष्टया साक्ष्य कौन से है। अगर फर्स्ट टाइम एविडेंस, फर्स्ट ग्लांस में एविडेंस नहीं रखा गया, देन केस विल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, उसको एडमिट नहीं करेगा कोर्ट, राइट। जब प्राइमा फेसी एविडेंस रखे जाएंगे, ग्राउंड्स रखे जाएंगे, तब वो कहेगा कि ओके फाइन, योर पिटीशन इज एक्सेप्टेड एंड द केस इज ओपन फॉर ए ट्रायल। अब इसकी सुनवाई की जाएगी और सुनवाई के बाद आगे, ठीक है। तो अगर महिला खंडपीठ है या कोई भी खंडपीठ है, उसके पास तो धारा 375 ही सामने होगी ना। क्या महिला खंडपीठ या कहेगी कि नहीं मैरिटल रेप वर्ड इज यूज्ड इन सेक्शन 375? नहीं कर सकती ना, कैसे कहेगा। क्या वो यह कह सकता है ऐसा बेंच की बिना प्राइमा फेसी एविडेंस के भी केस को ट्रायल के लिए भेज दिया जाए? यह भी नहीं कर सकता। तो फिर महिला खंडपीठ बनाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? इट शोज जेंडर बायस। नहीं, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए बेंच को। और हम बेंच के संस्थागत चीज पर उंगली भी उठा रहे हैं एक तरीके से। हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑल विमेन बेंच नहीं है, दे आर नॉट सेंसिटिव टू विमेन इश्यूज। तो वो बेंच कहां का? उच्चतम न्यायालय का। तो हमने उच्चतम न्यायालय की सेंसिटिविटी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एक पक्ष यह है इसका। दूसरा पक्ष क्या है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो ही ऑल्सो मस्ट बी नोइंग द लॉ। जो बात हम कह रहे हैं अभी कि यह जेंडर बायस शो कर रहा है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जाहिर है हम में से, मुझसे और आपसे ज्यादा आता ही होगा कानून, am I right? And he also must be understanding what is gender bias and gender neutrality. फिर ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे पर्पस क्या है? इसका मतलब है कि अगर यह विवाद का मुद्दा है, तो विवाद के मुद्दे में जो मूल तत्व है संस्था का, वह हमारा मूल प्रश्न है। समझ में मैं क्या क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें से यह पूछा जाएगा कि महिला खंडपीठ के गठन का मूल उद्देश्य कौन सा है। तो चार मिलते जुलते वाक्य दे दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रयास है ना, महिलाओं के संबंधित मामलों में संवेदनशीलता बढ़ानी है, तो सारे ऑप्शंस ठीक लगेंगे। और ऑप्शन एक होता है ना कि नीदर वन नॉट टू, पता चला कि हमने दोनों लगाया, दोनों गलत थे। तो मूल उद्देश्य उसका जो होगा वही हमारा मुख्य प्रश्न है। और उसके इर्द गिर्द जो चीजें होंगी वो होगी कि पहला खंडपीठ ऐसा कब गठित हुआ था, है ना, किसने गठन किया है, क्या कानून के तहत गठन होता है, या उसके गठन की प्रक्रिया क्या है। इस तरह की जो उसके तथ्यात्मक चीजें हैं वह भी उसमें शामिल होंगी। तो हमें दोनों बातें लिखनी है अपने कॉपी पर कि उसका मूल उद्देश्य क्या है, क्या सोचकर, क्या लॉजिक रखा है सीजेआई ने या सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लॉजिक रखा है, और उससे रिलेटेड और तथ्यात्मकता क्या है उसमें। इज इट ओके? ठीक है ना। बहुत गहराई में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमें यह ध्यान रख, हमें बाइफरकेट करना होगा कि यहां पर एक लाइन है विच गोज टुवर्ड्स मेंस। उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। उस डायरेक्शन में जाएंगे कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, है ना। तो वो आगे देखा जाएगा जब मेंस लिखना होगा। उस दौरान जब करंट पढ़ा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि तथ्य यहां तक थे, अब इसका विश्लेषणात्मक पक्ष क्या होगा और मेंस के क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो वहां पर एक हमें लाइन ऑफ बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो वो ओपन हो जाएगा। इट विल बी जस्ट लाइक एन ओशन। तो वो हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। कोशिश करनी है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करने की, अधिक से अधिक टॉपिक कवर हो जाए प्रीलिम्स में। मेंस में वर्टिकल डेप्थ होना चाहिए। मेंस में हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करें, खराब हो जाएगा पेपर। मेंस में भले मैं 20 ही टॉपिक पढ़ूं, लेकिन 20 की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहां मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी 100 टॉपिक्स की होनी चाहिए। दैट इज द डिफरेंस, है ना। तो हमें यहां हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करना है, बहुत गहराई में नहीं ले जा रहा हूं उस पर, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द इशू विच वी कैन डिस्कस इन
वन कंप्लीट वन क्लास, है ना, तो उस पर नहीं काम करना। लिखिए, इसको लिखवाता हूं मैं। उच्चतम न्यायालय में महिला खंडपीठ का गठन। पॉइंटर्स बना लीजिएगा उसको, है ना। उसी में जो वाक्य लिखना होगा वही लिख लिया जाएगा। पहला वाक्य लिखना है उसमें, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सितंबर 2022 में गठित। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सितंबर 2022 में गठित। है ना, दो न्यायाधीशों के नाम लिखने, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति BM त्रिवेदी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मूल उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य वैवाहिक विवादों और जमानत से संबंधित मुद्दों, वैवाहिक विवादों और जमानत से संबंधित मुद्दों में हस्तांतरण याचिकाओं की सुनवाई करना है। ट्रांसफर पिटीशंस, वैवाहिक विवादों और जमानत संबंधी मुद्दों में हस्तांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करना है। समझ में आया क्या लिखा? ट्रांसफर पिटीशन है। ट्रांसफर पिटीशन मतलब कोई भी किसी भी हाई कोर्ट से अगर केस ट्रांसफर होता है सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी सुनवाई करने के लिए स्पेसिफिक हमने यह बेंच एस्टैब्लिश किया। इट इज नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जेंडर बायस है, दैट जेंडर बायस इज नॉट देयर। इसने एक मुद्दा बिल्कुल स्पेसिफिक मुद्दा उठाकर दे दिया गया है इस बेंच को। यानी कहा गया है कि महिलाओं से संबंधित जितने मुद्दे हैं उन पर यह बात करेगा। जैसे सोशल जस्टिस बेंच है, सामाजिक न्याय खंडपीठ कहते हैं उसको, विच सिट्स एवरी फ्राइडे इन सुप्रीम कोर्ट, जिसका अर्थ क्या है कि सामाजिक न्याय से जुड़ने वाले जितने मुद्दे होंगे वो सब उस बेंच के पास जाएंगे। वो महिला है, पुरुष है, SC है, ST है, OBC, उससे मतलब नहीं है। तो वो सामाजिक न्याय वाला जो कॉन्सेप्ट आता है जहां, वो सारे मुद्दे सोशल जस्टिस बेंच के पास जाते हैं। जैसे पहले ग्रीन बेंच हुआ करता था, NGT के पहले हाईकोर्ट में होता था ना हरित खंडपीठ, जो पर्यावरणीय मुद्दों को डील करता था। तो वहां पर सारे मैटर उसके पास थे। यहां विमेन बेंच बनाने का मतलब यह नहीं है कि ऑल इश्यूज रिलेटेड टू विमेन विल गो टू दैट बेंच। नो, इट इज ओनली फॉर ट्रांसफर पिटीशंस। संविधान में ट्रांसफर पिटीशन की बात कहां की गई है? 139 श्योर या 139A? 139A। वो क्या है उसमें? उसको ट्रांसफर करा सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो वह भी लिख लेना है। जैसे इशू अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि अखबार में आर्टिकल 139A इज नॉट रेफर्ड, उसका रेफरेंस नहीं है जहां यह न्यूज छपी थी। लेकिन जैसे हमारा ध्यान गया 139A पर, वैसे परीक्षक का भी जा सकता है कि हम तो रटते रहेंगे महिला खंडपीठ, लेकिन उसने पूछ दिया कि 2 या 2 से अधिक पिटीशन अगर एक प्रकृति के हैं, किसी उच्च न्यायालय में लंबित है, तो उच्चतम न्यायालय उनको अपने पास स्थानांतरित करा सकता है और अपने हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इसका प्रावधान कहां है, किस अनुच्छेद में है? तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि सडनली 139A क्यों पूछा गया, राइट। तो रीजन उसका समझ में नहीं आएगा। अभी क्या है कि अगर यहां पर लिखा रहेगा, ध्यान रहेगा हमारा, तो जैसे 139A
वहां दिखेगा प्रश्न में, देन यू विल रेज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और यह मन में लगेगा कि परीक्षक के बारे में कि मैं समझ गया आपकी चालाकी, नाउ लेट मी सी, अब मैं क्या करता हूं, है ना, तो उसका लाभ वहां मिलेगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 139A के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति है कि वह किसी न्यायालय में लंबित एक ही प्रकृति वाली एक से अधिक याचिकाओं को अपने समक्ष हस्तांतरित करा सकता है। ठीक, एक थ्रेड इससे और निकल रहा है कि 139A 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, राइट, तो 42वां संशोधन भी पूछा जा सकता है। लिंक समझ में आ रहा है ना कि इशू हमने एक पिकअप किया है, लेकिन उसके रेमिफिकेशंस बहुत सारे, उसके शाखाएं बहुत हैं, तो हर शाखा पर कम से कम नजर तो जरूर जाननी चाहिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको पिकअप कर ले सकता हूं। जैसे अभी 42वां संशोधन न्यूज में नहीं है ना, पिछले एक साल में 42nd अमेंडमेंट इज नॉट इन न्यूज, तो हम ये मान के चलेंगे कि 42वां संशोधन क्यों पूछा जाएगा, तो हम उसको हो सकता है अवॉइड करें, जो थोड़ी बहुत जानकारी है पहले से पढ़ी हुई वो है, ठीक है। लेकिन अगर यह पूछा जाए, अगर बहुत बारीक क्वेश्चन बनाया जाए कि भारत में हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महिला खंडपीठ का गठन किया है, जिसका मुख्य प्रेरणा स्रोत निम्न में से किस संशोधन के प्रावधानों से प्रेरित है, देन यू आर गॉन। क्योंकि कोई संशोधन ऐसा डायरेक्ट कोई प्रावधान नहीं करता, लेकिन 139A और 42वां संशोधन अगर ध्यान में होगा तो इतनी बारीक भाषा भी अगर होगी, स्टिल यू विल कैच द क्वेश्चन। तो रेमिफिकेशंस पर ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, हृदय पढ़ा है ना, मानव का हृदय पढ़ा है, पढ़ लिया है, गुड। तो हृदय में एक आर्टरी है जो रक्त आपूर्ति करती है हृदय को, क्या कहते हैं उसको, द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू हार्ट, हृदय धमनी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, नाम सुना, हृदय धमनी। कोरोनरी आर्टरी हमने रट रखी है, हम में और डॉक्टर में क्या फर्क होगा ये हम भी जानते हैं, अभी हमने सब बता दिया। तो आरवी कार्डियोलॉजिस्ट, क्या आप नाम के नीचे लिखा जाए कल से हृदय रोग विशेषज्ञ, नहीं ना, तो हम में और डॉक्टर में क्या फर्क होगा, डॉक्टर नोज द रेमिफिकेशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, उसकी ब्रांचेस भी जानता है वह, तो कई 100 ब्रांचेस हैं कोरोनरी आर्टरीज की जो हार्ट के अलग अलग एरियाज में ब्लड सप्लाई करती है, उन सबके नाम डॉक्टर को याद है, समझ में आया। ऐसा नहीं कि अगर मुझे हार्ट सर्जरी करनी हो तो मैं वो रस्सी से बांध दूं कोरोनरी आर्टरी को कि वो हो गया काम, उसके जो छोटे छोटे जो जिसको हम कैपिलरीज कर रहे हैं उनकी भी जानकारी उसके पास है। अगर वो जानकारी नहीं होगी देन ही कैनॉट ट्रीट द हार्ट डिजीज इफ इट इज रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी, यही अंतर आएगा ना। तो सामान्य व्यक्ति जो जानता है और प्रशासक जो जानता है, दोनों में फर्क यही होगा कि सामान्य व्यक्ति जो अखबार पढ़ता है वो जो अखबार में छपा है वही पढ़ेगा, प्रशासक की दृष्टि उसके रेमिफिकेशंस पर होनी चाहिए। अगर हमने उसकी शाखाओं पर नजर डाल दी है देन यू आर एन एक्सपर्ट एंड यू आर फिल्टर्ड फ्रॉम द क्राउड। तो बाकी लोगों के वो प्रश्न गलत होंगे, आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, इसका लाभ यह मिलेगा। समझ में आया अंतर? इसलिए उसका थ्रेड हमें ढूंढना है जहां जहां संभव है वहां वहां। तो इस क्लास के 2 उद्देश्य हैं।
पहला उद्देश्य जो मटेरियल है वो जो मुझे डिस्कस करना है वो करना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऐसी क्षमता अपने अंदर विकसित करना। तो अगर 7-8 दिन की क्लास के बाद अपने से ऐसी क्षमता विकसित कर लेंगे तो जो क्लास से लाभ नहीं होगा उससे 100 गुना ज्यादा लाभ अपनी क्षमता से होगा वहां। समझ में आया? मैंने कहा ना कई बार कि शिक्षक पर से निर्भरता जितनी जल्दी घटेगी उतना लाभ होगा, उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। जब तक शिक्षक पर डिपेंड करते रहेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। कॉपी मोटी होती जाएगी, हर बार क्लास होगी तो कुछ ना कुछ मटेरियल रहेगा, तो कॉपी मोटी होती जाएगी और अंदर से वो अच्छा लगेगा कि जो निवेश किया था उसका कुछ मिला। 1 लाख रुपया दिया था फीस में तो 80,000 का नोट तो ले ही लिया है, तो ये होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपनी क्षमता विकसित करनी है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। राइट? देखिए अगला वाक्य लिखिए, इस अनुच्छेद को संविधान के 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद को संविधान के 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसको टिक कर लीजिए आप अपने हिसाब से। 42वां संशोधन अपने हिसाब से देख लेना है और उसके मूल प्रावधान कौन से। ठीक है, मेजर कहां कहां जोड़ा है हमने, जैसे 43A है, 48A है पर्यावरण वाला, 51AG है, ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान है उसको एक नजर डाल देनी है 42वें संशोधन पर। राइट? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वर्ष 2013 में सर्वप्रथम भारत में वर्ष 2013 में सर्वप्रथम सर्व महिला खंडपीठ का गठन हुआ था। 2013 में सर्वप्रथम सर्व महिला खंडपीठ का गठन हुआ था। नाम लिख लीजिए जस्टिस का, बहुत चर्चित नाम था, बहुत वेरी पावरफुल जज, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। जस्टिस न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, और दूसरा नाम है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी ऐसी खंडपीठ का गठन 2018 में, दूसरी ऐसी खंडपीठ का गठन 2018 में किया गया था। इसमें लिखना है नाम, दो नाम है इसमें भी, न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी। इसका मतलब कि यह थर्ड ऑल विमेन बेंच है। दो पहले हमने गठित किए थे 2013, 2018 और तीसरा है 2022, जो थर्ड टाइम जब हमने ऑल विमेन बेंच गठित किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 है। 2 के नाम तो हमने लिख रखे हैं, है ना, जस्टिस कोहली और जस्टिस त्रिवेदी, 2 नाम तो भी लिखा। जो तीसरा नाम है जस्टिस BV नागरत्ना, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, जिनको बनना है भारत का मुख्य न्यायाधीश 2027 में। जस्टिस कोहली इज रिटायरिंग इन 2024, Justice Trivedi is retiring in 2025, but Justice Nagaratna will be the CJI in 2027. Right? तो 3 न्यायाधीश हैं जो महिला न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में। आगे लिखिए, अब ये तो हो गया एक जनरल समाचार, है ना, कुछ फैक्चुअल जानकारी हो गई। संविधान की 2 बातें हमने लिखी। अब ट्रांसफर पिटीशन और बेल 2 शब्द आए, तो ट्रांसफर पिटीशन कहां है संविधान, ये कानून में,
दैट ऑल्सो वी हैव टू कवर। अगर याद होगा तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बेल और पैरोल में क्या डिफरेंस होता है, याद आ रहा है? इसका मतलब कि द एग्जामिनर इज लुकिंग टू सीआरपीसी ऑल्सो। बेल का प्रोविजन कहां होगा? सीआरपीसी में ना, तो उसका ध्यान सीआरपीसी पर भी है। तो अगर सीआरपीसी पर भी है तो सीपीसी पर भी होगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नहीं? तो सीपीसी के अंदर ट्रांसफर पिटीशन का उल्लेख है, वो भी एक वाक्य लिखना है आपको। लिखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 25 में हस्तांतरण याचिकाओं का उल्लेख है। हस्तांतरण याचिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें है कि हाई कोर्ट हो या कोई भी सिविल कोर्ट हो, कोई भी दीवानी न्यायालय है या हाई कोर्ट है, वहां अगर एक प्रकृति वाली याचिकाएं रखी गई तो उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई एक केस है प्रीति शर्मा वर्सेस मंजीत शर्मा। उसमें याचिकाकर्ता जो महिला है उसने यह कहा था कि सिंस आई एम अ वुमन आई कैनॉट ट्रेवल टू दैट पर्टिकुलर कोर्ट, सो इट नीड्स ट्रांसफर, आई डिमांड ट्रांसफर ऑफ माई केस। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि जस्ट बिकॉज यू आर ए लेडी इट कैनॉट बी ए ग्राउंड दैट यू कैनॉट ट्रेवल। समझ में आई बात? यह कि केवल महिला होने का यह आधार नहीं हो सकता ट्रैवल नहीं करने का कि मैं एक महिला हूं इसलिए मैं यात्रा नहीं कर सकती। इस आधार पर केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, दैट पिटीशन वाज रिजेक्टेड। ठीक है, तो ट्रांसफर याचिकाओं की के आधारों का उल्लेख भी सिविल प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट रूप से है, और न्यायपालिका जो करती है वो तो करती ही है। ठीक है, तो हमें केस लॉ पर नहीं जाना, ठीक है, उसकी बात नहीं करनी है। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जहां तक ऐसे लिखिए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 और 439 में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 और 439 में जमानत का उल्लेख है। जमानत का उल्लेख है जिसकी 3 श्रेणियां हैं। एक को कहते हैं नियमित जमानत, रेगुलर बेल, एक को कहते हैं अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल, और एक को कहते हैं अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। लिखिए देखिए, बेल क्या है? व्हाट इज बेल? बेल इज द रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड फॉर सम टाइम, शॉर्ट टर्म रिलीज है। और अगर रेगुलर बेल है तो उसको ट्रायल के लिए ले जाना, इसके लिए उसको बेल की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसकी प्रकृति अगर देखेंगे तो कहा जाता है कि सीकिंग अ बेल बाय एन एक्यूज्ड इज हिज राइट। बेल, जमानत प्राप्त करने की मांग करना अभियुक्त का अधिकार है। इसलिए जब तक कि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती, जिसमें बात वही आती है कि अगर प्राइमा फेसी कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे कि केस या तो इंस्टीट्यूट हो या आगे चले, तो हम उसके बेल को डिनाई नहीं कर सकते। समझ में आई बात? यह तो हमें आमतौर पर लगता है ना कि एक व्यक्ति ने हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने बेल दे दिया उसको, तो हमें यह लगेगा कि यह कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक दांव पे जरूर होगा। या अगर हाई प्रोफाइल कोई व्यक्ति है तो हमने मान लिया कि उसने पैसा दे दिया होगा न्यायाधीश को। यही है, आम आदमी यही सोचेगा ना, कि चूंकि आम आदमी तो अपने हिसाब से सोच रहा है कि उसने हत्या की, उसको तो कम से कम 20 साल की सजा होनी ही चाहिए थी। ठीक है, तो उसका पर्पस यही होता है कि बेल इज द राइट ऑफ द एक्यूज्ड, और केवल इस आधार पर कि उसको किसी मामले में किसी
केस में हमने अभियुक्त बनाया है, इसका मतलब है कि उसके सारे अधिकार छीन लिए जाए, या नहीं होगा, राइट, जब तक कि वह दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक। लेकिन अगर उसके पास प्राइमा फेसी कोई केस इंस्टीट्यूट करने का या केस को आगे बढ़ाने वाले तथ्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो बेल दिया जाएगा अनिवार्यतः, उसको डिनाई नहीं कर सकता कोर्ट, है समझ में। तो इसलिए ऐसा कहा जाएगा कि अगर पूछा जाए कि जमानत की मूल प्रकृति क्या है, तो वह मूल प्रकृति है अधिकार की, यह अभियुक्त का अधिकार है। ठीक है, लिखिए, जिसकी 3 श्रेणियां है ना, ये लिखा है ना। पहली है नियमित जमानत, जो अभियुक्त को सुनवाई के लिए ले जाने के उद्देश्य से सुनवाई के लिए ले जाने के उद्देश्य से दी जाती है या दिया जाता है। दूसरा है अंतरिम, इसके एक ही वाक्य शब्द लिखना है, सशर्त जमानत है, या शर्त के साथ। इंटरिम बेल इज ए कंडीशनल बेल। और तीसरा है अग्रिम या एंटीसिपेटरी। किसी मामले में गिरफ्तारी होने की आशंका में, किसी मामले में गिरफ्तारी होने की आशंका में, आशंका से बचाने के लिए, आशंका से बचाने के लिए दी गई जमानत। ब्रैकेट में लिख लीजिए धारा 438 सीआरपीसी, धारा 438 सीआरपीसी। ठीक है, बेल वो लिख लिया कि इसकी मूल प्रकृति अधिकार की है, अभियुक्त के अधिकार की है। पैरोल अब एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए पैरोल अब नहीं पूछा जाएगा, है ना। वैसे पैरोल का मतलब होता है लंबी अवधि के लिए किसी व्यक्ति को जेल से रिहा करना कुछ शर्तों पर, और उसके लिए एक शर्त और है कि कम से कम 1 वर्ष जेल में व्यतीत किया जाना चाहिए उस कन्विक्ट को, है ना। जो अपराधी है, जो जेल की सजा है जिसको, उसका कारावास में 1 वर्ष की अवधि पूरी हो जानी चाहिए, तभी पैरोल के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है वह, एंड दैट इज रेगुलेटेड अंडर सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी। तो पैरोल की बहुत जरूरत नहीं है। ध्यान में रहेगा कि लंबी अवधि के लिए किसी अभियुक्त को जेल से छोड़ना है कुछ शर्तों पर, है ना, बशर्ते कि उसने 1 वर्ष का कारावास पूरा कर लिया हो तब। तो मान लिया अगर 10 साल की सजा है उसको, तो 1 वर्ष के बाद वो पैरोल के लिए याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज बेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो भी बेल हमने इसलिए लिखा है, क्वेश्चन तो इस पर भी आ चुका है, तो बेल पर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन हमने इसलिए लिखा है बेल का डिटेल्स क्योंकि खंडपीठ में बेल मैटर्स भी इंक्लूडेड है ना। हमने लिखा है ना कि वैवाहिक विवादों, तो वैवाहिक विवाद में धारा 498A भी आती है, सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, वो भी कहीं लिख लीजिए अलग से, कहीं एक पॉइंट लिख लीजिए, धारा 498A आईपीसी। क्या है उसमें? क्रुएल्टी अगेंस्ट वाइफ बाई हर हस्बैंड और इन लॉज, है ना। उस महिला के शारीरिक और संपत्ति पर आक्रामकता दर्शाना उसके पति या परिवार वालों से, धारा 498A भारतीय दंड संहिता। ठीक, इतना पर्याप्त है। आईपीसी सेक्शन 498A आईपीसी। क्या? आपराधिक मामले हैं, गिरफ्तारी तो उसी में होगी ना। गिरफ्तारी नॉन वायलेंट केसेस में भी होती है, बट आमतौर पर नहीं होती। वो आगे बताता हूं। हैंडकफिंग का एक मुद्दा है, हथकड़ी लगाना, उस पर भी विवाद है बहुत गंभीर कि किस व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी।
है ना, उसमें भी आता है नॉन वायलेंट केसेस में। तो अगर गिरफ्तारी की आशंका है तो अग्रिम जमानत ली जा सकती है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वह है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन। पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि 2019 के अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है। 2019 के अधिनियम द्वारा 1986 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, उपभोक्ता किसको कहते हैं? हु इज ए कंज्यूमर? कहीं डिफाइंड है या कहीं डिफाइंड या अपने से महसूस हुआ है? कस्टमर और कंज्यूमर, क्या डिफरेंस है दोनों में? ग्राहक और उपभोक्ता। कस्टमर ग्राहक है ना। व्हाट इज द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? कस्टमर का पहले मतलब होता था जो कष्ट से मर जाए। पहले कस्टमर ऐसे ही ट्रीट होते थे। हु इज ए कंज्यूमर? एक व्यक्ति या और भी कोई हो सकता है? संस्था भी हो सकती है। श्योर? अच्छा, ये कैसे, कहां पढ़ाइए? जिस कानून का उदाहरण हम जिस कानून के बारे में लिख रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसकी धारा 2 सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, जिसमें कंज्यूमर वर्ड इज डिफाइंड। कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। ठीक है, और लेकिन उसकी खरीद के पीछे उसके पुनर्विक्रय की मंशा नहीं होती। दैट परचेज इज नॉट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल, देन ही इज ए कंज्यूमर। जैसे मान लिया मैंने दुकान में इसको खरीद लिया किसी होलसेलर से और लाकर अपनी दुकान में बेचा इसको, तो ही इज नॉट ए कंज्यूमर। ठीक है, तो उसका उस वस्तु या सेवा का उपयोग विनिर्माण में या रीसे पुनर्विक्रय के लिए नहीं है अगर, तब ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उपभोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण भी परिभाषित है इसी कानून में, जिसका मतलब है कि टू सेफगार्ड द कंज्यूमर्स फ्रॉम ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज में, और उसके साथ साथ अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो उपभोक्ता संरक्षण शब्दावली का अर्थ पूछा जा सकता है प्रश्न, उपभोक्ता कौन है यह पूछा जा सकता है। दो तो शब्द ऐसे ही हो गए, पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, और इसके अलावा जो संशोधन है या उपभोक्ता के अधिकार पूछे जा सकते हैं कि कौन से अधिकार हैं कानून के तहत। अधिकार तो हम अपनी मर्जी से बहुत सारे अधिकार जोड़ देते हैं उपभोक्ताओं को, है ना, लेकिन उसमें बताना है कि व्हिच टाइप ऑफ राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। उन्हीं अधिकारों के अगेंस्ट हम उपचार लेंगे ना। ठीक है, तो 2-3 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। लिखिए, अधिनियम की धारा 2(7) सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, अधिनियम की धारा 2(7) के तहत उपभोक्ता शब्द परिभाषित है। उपभोक्ता शब्द परिभाषित है जिसके अनुसार
जिसके अनुसार उपभोक्ता कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, उपभोक्ता कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करता है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करता है, लेकिन उनका उपयोग विनिर्माण या पुनर्विक्रय के लिए, उनका उपयोग उनका उपयोग विनिर्माण या पुनर्विक्रय के लिए नहीं करता। ऐसे क्रय में या ऐसी खरीद में ऑनलाइन खरीद भी शामिल है, ऑनलाइन खरीद भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के दौरान, उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के दौरान बाजार में अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा देना है, सुरक्षा देना है और उन्हें उपचार उपलब्ध कराना है, उन्हें उपचार उपलब्ध कराना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अधिनियम की धारा 2(9) के तहत सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, धारा 2 खंड 9 के तहत उपभोक्ता अधिकारों का उल्लेख है, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लेख है। पहला है जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक, जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के विपणन, विपणन समझते हैं, मार्केटिंग के विपणन से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से सुरक्षा का अधिकार। दूसरा है बाजार में क्रय विक्रय में, बाजार में क्रय विक्रय में अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा। तीसरा है प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच,
प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच। तीन हुए ना। चौथा है शिकायत निवारण का अधिकार, ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायत निवारण का अधिकार। नेक्स्ट है पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार, पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार। कितने हो गए? 5। और एक और है। इसका मतलब है कि कानून में उपभोक्ता के 6 अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है इस कानून के अंदर। देयर आर 6 राइट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। छठा है उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। अलग से लिखिए, अब एक हेडिंग बना दीजिए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ब्रैकेट में कर लीजिए धारा 3। इसके अंदर पहला पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इस परिषद को, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इस परिषद को केंद्रीय परिषद कहा जाता है, केंद्रीय परिषद कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इसकी प्रकृति परामर्शी संस्था की है, परामर्शी संस्था की है। नेक्स्ट है अध्यक्ष लिखिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग का प्रभारी मंत्री, मिनिस्टर इंचार्ज, उपभोक्ता मामलों के विभाग का प्रभारी मंत्री। और दूसरा लिखना है उपभोक्ता हितों से संबंधित, उपभोक्ता हितों से संबंधित आधिकारिक और गैर आधिकारिक सदस्य। गैर आधिकारिक सदस्य इसमें नंबर तय नहीं है, पहले से कितने सदस्य होंगे इसकी संख्या नहीं लिखा हुआ है, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, तो कोई सदस्य संख्या उसकी तय नहीं है। स्टेट के लेवल पर भी यही होगा, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी, तो स्टेट में भी वही होगा, जो कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड मंत्री है वह होगा। स्टेट लेवल पर जो काउंसिल है उसमें एक पॉइंट विशिष्ट है कि मान लिया एक अध्यक्ष होगा राज्य के स्तर पर और 20 सदस्य बना दिए सरकार ने, उसके बाद केंद्र सरकार अगर चाहे तो 10 सदस्यों की नियुक्ति करा सकती है स्टेट के लेवल पर। दैट इज द यूनिक पॉइंट, वो लिख लीजिए। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय परिषदों में, राज्य स्तरीय परिषदों में केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्तरीय परिषदों में केंद्र सरकार द्वारा कम से कम 10 सदस्यों की नियुक्ति, कम से कम 10 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। अगली हेडिंग कर दीजिए जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वह चेयरमैन है एंड एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। 2 पॉइंट है इसमें, जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होगा और सदस्यों की, और उसके हिसाब से सदस्यों की संख्या तय होगी। देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, वो लिख लीजिए। जिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी और
उसके द्वारा नियुक्त सदस्य। और एक संस्था और है इसमें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अंडर सेक्शन 10 धारा 10 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। मूल उद्देश्य इसका है उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विषय, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विषय। और दूसरा पॉइंट है जो इसका इंपॉर्टेंट है, वह है धारा 15 के तहत प्राधिकरण में एक जांच इकाई, इन्वेस्टिगेटिंग विंग, जांच इकाई का होना अनिवार्य है। जांच इकाई का होना अनिवार्य है। जितने टॉपिक्स मैं कराऊंगा ना इस वीक में आपके, अभी तो नहीं, जितने टॉपिक्स हो जाते हैं, मान लिया 40-50 जो हो जाए, मैक्सिमम जो हो जाए, उस पर मैं, बाकी जो आप टेस्ट देंगे वो तो देंगे, उस पर मैं एक सेपरेट टेस्ट बना दूंगा जो हम लोग करेंगे क्लास में, उसके बेस पर, ठीक है ना। और वो आप अपने हिसाब से देंगे, वो मैं टेस्ट पेपर बना के दे दूंगा ऑफिस को, है ना, जब भी देना है, सेपरेट टेस्ट सीरीज वाले में मिक्स करके नहीं। तो मान लिया 40-50 टॉपिक जो भी हम कवर करेंगे, उसी जैसे अभी जो पॉइंट्स लिखा, ये तो लग रहा है कि याद हो जाएगा, लेकिन जब उसकी भाषा बनेगी प्रश्न की, तब उसमें कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो उसके बेस पर मैं किसी की कॉपी जेरॉक्स करा लूंगा, उसके बेस पर क्वेश्चन बना दूंगा मैं, है ना, ताकि एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है ना, फायदा होगा उससे। नहीं, स्वतंत्र नहीं है, उसकी अपनी एक विंग है, उसका इन्वेस्टिगेटिंग विंग है। तो जो जैसे 2 पॉइंट अभी तक इसमें माइन्यूट लगे, अभी तक जो लिखा हमने, एक पॉइंट यह है कि एट स्टेट लेवल काउंसिल सेंटर कैन अपॉइंट एटलीस्ट 10 मेंबर्स, एक वह भीड़ से अलग हटा हुआ वाक्य है। और दूसरा की जो अथॉरिटी है दैट विल हैव एन इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट या विंग। तो ये दोनों वाक्य हमारे स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि हालांकि राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक पृथक परिषद का निर्माण किया गया है, लेकिन ऐसे परिषद में केंद्र द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा कि यह राज्य स्तर है तो केंद्र कैसे करेगा, और यह लिखा जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जांच नहीं कर सकती, वो भी गलत हो जाएगा कि इट मस्ट हैव एन इन्वेस्टिगेटिंग विंग। ये दोनों पॉइंट उसके टिक कर लीजिए आप, उसको दोनों पॉइंट को, जहां 10 सदस्य लिखा है ना, केंद्र सरकार द्वारा 10 सदस्यों की नियुक्ति और जांच इकाई का होना अनिवार्य है। हम लोग धाराएं लिख रहे हैं अपने विश्वसनीयता के लिए, धाराएं क्वेश्चन में नहीं आएंगी आमतौर पर, ये नहीं किस धारा में लिखा है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो अपनी विश्वसनीयता के लिए है कि जो अगर कहा जाए कि कंज्यूमर राइट्स कहां है, तो हमें पता चलेगा कि अमुक धारा में इतने अधिकारों का उल्लेख है, तो पढ़ने में वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उससे, है ना। उसके लिए धारा लिखवा रहा हूं, उसको रटने की बहुत जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट लिखना है नए संशोधन, जो कुछ परिवर्तन किए गए अभी उसमें है नए संशोधन। पहला है उपभोक्ता संरक्षण मामलों में मध्यस्थता की अनुमति, मीडिएशन, उपभोक्ता संरक्षण मामलों में मध्यस्थता की अनुमति। दूसरा है ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रावधान, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रावधान। लिख लीजिए ब्रैकेट में, ई दाखिल पोर्टल कहते हैं इसको, ई दाखिल।
पोर्टल है। तीसरा पॉइंट है, जिला स्तर पर कार्यरत परिषद को 50 लाख रुपए तक के मूल्य वाली शिकायतों 50 लाख रुपए तक के मूल्य वाली शिकायतों के निवारण का अधिकार जबकि राज्य स्तरीय परिषद को 50 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम 50 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम के मूल्य वाली शिकायतों के निवारण का अधिकार। दैट्स ऑल। मैं अपनी तरफ से उतनी बात लिखवा दे रहा हूं जिससे बाय गॉड्स ग्रेस यू विल नॉट मिस ए क्वेश्चन। अपनी तरफ से उतने पॉइंट्स स्प्रेड करके मैं बता दे रहा हूं जिससे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाकी तो फिर इट इज गॉड्स मर्सी, है ना। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि अभी तक छूटा नहीं तो आगे भी छूटा नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। इस अप्रोच से एक प्रश्न नहीं छूटते तो आपके लिए भी नहीं छूटने चाहिए। बट द रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फेट ऑल्सो एंड गॉड्स फेट ऑल्सो। अगर उन्होंने नहीं पकड़वाया तो उनको फिर विश्वास घटेगा, उनको भी अपने भविष्य की चिंता है ना, मार्केट में डिमांड घटेगी उनकी, नहीं तो गॉड इज ऑल्सो वरीड फॉर हिज ओन रेपुटेशन एंड डिमांड। बाजार तो मांग पूर्ति नियम पर ही काम करता है ना। तो बहुत सारे ईश्वर के मंदिर ऐसे हैं जहां जिनकी डिमांड नहीं है, कोई नहीं जाता, पुजारी के अलावा कोई नहीं रहता वहां, नहीं। बहुत सारे मंदिर स्थान ऐसे हैं जहां पर 10-10 घंटा लाइन में लगते हैं लोग। ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द गॉड। तो जैसे हमारा फेट उन पर निर्भर है, उनका फेट हमारे ऊपर निर्भर है। तो यह जो इंटरडिपेंडेंस है, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन छूटता नहीं है तो आगे छूटना नहीं चाहिए। तीसरा एक टॉपिक है कि न्यायालयों में आधिकारिक भाषा को लेकर विवाद चल रहा है कि उच्चतम न्यायालय में और हाईकोर्ट में भाषा हिंदी या रीजनल होनी चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसको कुछ नहीं समझ में आता कि वकील क्या कर रहा है। आया समझ में? तो वो चुपचाप बेचारा निरीह प्राणी की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि एक तो उसमें कानून की भाषा है। ठीक है, अब मान लिया वकील ने कहा कि आई हैव टू फाइल ए ट्रांसफर पिटीशन, तो उसको न तो भाषा समझ में आ रही है, न पिटीशन समझ में आ रहा है, ट्रांसफर कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको। तो वो कहेगा कि ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, तो वकील कहेगा 50,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। राइट? लेकिन अगर हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में बात की जाए तो आम लोगों तक न्याय उपलब्ध हो सकता है, ऐसा एक विचार है। बट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड इट। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले भी खारिज कर दिया था आउटराइटली, और अभी भी खारिज कर दिया है कि इट कैनॉट बी डन। ठीक है, और संविधान यह कह रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी अगर संसद कोई विधि बनाकर कोई दूसरा प्रावधान नहीं कर देती। आर्टिकल 345 जो संविधान का है वही लिखता है ना कि बाकी संघ की राजभाषा तो हिंदी लिपि देवनागरी है, दैट्स फाइन। लेकिन और राज्य को अपनी भाषा रखने का अधिकार है, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन 345 से लिख रहा है कि विधेयकों की, कानूनों की भाषा और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी, जब तक कि संसद अदरवाइज कोई प्रावधान नहीं कर दे विधि द्वारा। तो कानून अब तक ऐसा कोई नहीं बनाया है संसद ने, इसलिए यह विवाद का मुद्दा है। अब भाषा एक ऐसा क्षेत्र है संविधान में जो आमतौर पर नहीं पूछा जाता, प्रीलिम्स में बहुत रेयरली पूछा जाता है, हमेशा प्रश्न नहीं आते इससे। लेकिन
कुछ समय से भाषाओं को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे हैं भारत में पिछले 2-3 सालों से, है ना। तो इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया है। इसलिए हो सकता है हमारे लिए बहुत अच्छा प्रश्न बना दिया जाए। ठीक है, अब उसमें 8वीं अनुसूची भी आ जाएगी, है ना। उससे जो संबंधित संशोधन है, अंतिम संशोधन कब हुआ था 8वीं अनुसूची में? 2003 में। कब, क्या हुआ था उसमें? 4 भाषाएं जोड़ी थी हमने। मान लिया एक प्रश्न बनाऊं मैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जहां भाषाएं शामिल की गई हैं, में अंतिम संशोधन किस वर्ष किया गया था? बहुत सीधा साधा घटिया सा प्रश्न है, वर्ष पूछा गया है इसमें। अब है कि 1998, 2001, 2003 और 2011। हाथ पकड़े भी रहेंगे तो भी टिक हो जाएगा ना 2003। हाथ को पकड़े भी रहेंगे बाएं हाथ से कि टिक नहीं लगाना है, तो भी 2003 लग जाएगा उसमें, जो रटा हुआ है। 2011 उसका अंतिम संशोधन, 96th अमेंडमेंट, विच चेंज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड उड़िया। समझ में आया? उड़िया पहले लिखा था ORIA, उसको चेंज किया ODIA कर दिया उसको। फॉर दैट यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वाज द लास्ट अमेंडमेंट इन 2011। छोटी सी चीज है लेकिन कंफ्यूजन करा दे सकती है ना। ठीक है, तो बारीक चीजों पर भी ध्यान रखा जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है भारत में? 6। और मदर टंग्स कितनी है? कितनी मातृभाषाएं भारत में है? 22। ये कहां पड़ा? अब तक भारत सरकार जनगणना करती थी इस स्थान को छोड़कर, यहां हम ही लोग कर देते हैं जनगणना। ये हम लोग के हाथ में, जनगणना जब मन किया जनगणना कर दी, जब मन किया संविधान संशोधन कर दिया है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? याद रखिए 121, 121, और 1618 भाषाएं हैं और बोलियां, 1618 भाषाएं और बोलियां हैं भारत में, और 121 मातृभाषाएं हैं और 6 शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा कहने के पीछे क्या लॉजिक है? एक 1500 वर्षों से अधिक का इतिहास होना चाहिए, राइट। तो ये 3 चीजें तो बिल्कुल फिगर बेस्ड है ना, जिसको पढ़कर आत्मविश्वास बढ़ेगा, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आंकड़े नहीं पूछे जाते यहां पर। अब भाषा से संबंधित जो प्रावधान संविधान में, वो कहां से कहां है? संविधान अंतिम बार कब पढ़ा है? अंतिम बार घर में संविधान कब पढ़ा था? कहां से कहां तक है? 343 से लेकर 351। गुड है, भाग 17, वेरी गुड। 350B एक अनुच्छेद है। कब लाया गया था यार? और क्या है, छोड़ दीजिए कब लाया, क्या है उसके अंदर? 350B क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। ये कौन सा आयोग है? अल्पसंख्यक आयोग है ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। हाँ, और 350A में क्या है? प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी मातृभाषा में। किसको? सभी को? सभी को नहीं, अल्पसंख्यकों को। मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी प्राथमिक स्तर पर सारे नागरिकों को, या भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों? भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, नॉट फॉर ऑल,
है ना, वो अब नई शिक्षा नीति के तहत बात कही जा रही है कि एवरीबडी शुड गेट प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग। ठीक है, मदर टंग क्या हुई? मातृभाषा। मातृभाषा किसको कहते हैं? मदर टंग को। वेरी गुड। हाँ? एक बार बताया था तरीका ना, किसी को पीछे से मारा जाए एक घूसा, जिस भाषा में गाली देगा वह उसकी मातृभाषा हो, नहीं वहां वह अनुवाद नहीं करेगा, ओरिजिनल लैंग्वेज निकलेगी ना उसकी। पीछे से अचानक से किसी को मारे सड़क पर तो वह ट्रांसलेट नहीं करेगा ना, तो जो भाषा बोलेगा वह उसकी मातृभाषा होगी। उसके बाद मार के जब वो गाली देगा तो उसको थैंक्स दिया जा सकता है कि थैंक यू, मैं आपके मदर टंग जानने की कोशिश कर रहा था, है ना। मुझे समझ में आ गया, वेदर यू आर हिंदी स्पीकिंग और तमिल और तेलुगु और व्हाटएवर। मातृभाषा कहते हैं कि व्हेन द फर्स्ट लैंग्वेज विच यू लर्न, पहली भाषा जो व्यक्ति सीखता है और जो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और उसकी उत्पत्ति को अभिव्यक्त करती है, उसको कहते हैं मातृभाषा। The first language which you learn, that is your mother tongue, right? और वो हमारे सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को दर्शाता है। बोली किसको कहते हैं? डायलेक्ट, जिसका अपना ग्रामर नहीं हो, जिसको हम आमतौर पर तो भाषा ही कहेंगे, बट इट डजंट हैव इट्स ओन ग्रामर, दैट इज अ डायलेक्ट। जब उसका व्याकरण हो जाएगा, स्क्रिप्ट भले उसकी अपनी नहीं हो, स्क्रिप्ट हो सकता है दूसरी स्क्रिप्ट हो पहले से, लेकिन उसका अपना अगर व्याकरण होगा, देन दैट बिकम्स अ लैंग्वेज। अ डायलेक्ट इज दैट इट डजंट हैव इट्स ओन ग्रामर, उसका अपना व्याकरण नहीं होता। क्लियर है? तो 1618 भाषाएं और बोलियां हैं, 121 मातृभाषाएं हैं, एंड द लास्ट वाटरशेड इज 2011 सेंसस। उसके बाद से भाषाओं की जनगणना नहीं हुई है, तो हमारे पास जो सरकारी फिगर है वो 2011 का है। तो जो हमसे पूछा जाएगा, अगर आंकड़े पूछे जाते हैं तो 2011 के सेंसस से ही पूछे जाएंगे। हो सकता है कोई दूसरे संस्था ने अध्ययन किया हो 11 से लेकर अब तक, और उसने यह अध्ययन करके यह कहा, मान लिया कि 1685 भाषाएं हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में 1685 भी हो। मैं क्या कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। भारत सरकार की जनगणना के हिसाब से 1618 है। अगर किसी एनजीओ ने पिछले 10 सालों में कोई अध्ययन करके बताया कि 1685 भाषाएं और बोलियां हैं, तो ऑप्शन में कमीशन दोनों रखेगा, 1618, 1685। यू हैव टू टिक 1618, जो भारत सरकार का आंकड़ा है उसी पर टिक करना है। क्लियर हो गया? और 121 मातृभाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक, लिखिए। न्यायालयों की आधिकारिक भाषा पर विवाद। न्यायालयों की आधिकारिक भाषा पर विवाद। भाषा संबंधी प्रावधान हो गया अनुच्छेद 343 से 351। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई नहीं, कोई नहीं है, हा? अच्छा, और कितने तरह की भाषाएं हो सकती हैं? जैसे एक तो नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, शेड्यूल्ड हो सकती है। जैसे संविधान में भाषा का उल्लेख है, मान लिया 343 पढ़ा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो हिंदी का उल्लेख हमने संविधान में किया। सो हिंदी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज एज वेल एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल में है, हिंदी है 8वीं अनुसूची में, है ना, तो वह अनुसूचित भाषा भी है और संवैधानिक भी है। लेकिन तमिल अनुसूचित है, संवैधानिक नहीं है। अंतर आया समझ में? अनुसूची भी संविधान का भाग है,
शेड्यूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई व्यक्ति यह कह सकता है ना कि संवैधानिक तो वह भी हुआ, संवैधानिक तो है ही वो अगर शेड्यूल में भी है तो, लेकिन अंतर दिखा मैंने जो बताया हुआ अंतर है? अगर ये दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना कि इनमें से कौन सी भाषा अनुसूचित होते हुए भी संवैधानिक नहीं है। आ जाएगा, समस्या आ जाएगी उसमें, या कौन सी भाषा संवैधानिक और अनुसूचित दोनों है। तो इट इज ओनली हिंदी बिकॉज इट इज मेंशन इन 343। अगर हम अनुसूचित और संवैधानिक को अलग नहीं करें तो संवैधानिक भाषा पूछी जा सकती है, अनुसूचित पूछी जा सकती है इन जनरल। लेकिन बहुत बारीक सवाल अगर पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा संवैधानिक भी है और अनुसूचित भी है। सो द आंसर इज ओनली हिंदी। स्पष्ट हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए इसमें। अनुच्छेद 348 खंड 1 आर्टिकल 348 क्लॉज 1। अनुच्छेद 348 खंड 1 में यह उल्लेख है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान नहीं करते। कोई अन्य प्रावधान नहीं करते। ठीक, दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 348 खंड 2 में राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी या किसी अन्य भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में प्रयोग करने, राज्य की राजभाषा के रूप में या राज्य की राजभाषा के रूप में या उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा, उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों की भाषा के रूप में कैसे लिखा है वाक्य, पढ़ो जरा। राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह ठीक के प्रयोग, आगे क्या लिखा है लास्ट में, भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963, इसी आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1965 में राजभाषा पर गठित एक कैबिनेट समिति, 1965 में राजभाषा पर गठित
एक कैबिनेट समिति ने यह सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य होगा। के प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2008 में भारत के 18वें विधि आयोग ने 2008 में भारत के 18वें विधि आयोग ने 216वीं रिपोर्ट में यह 216वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन 2012 में उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया। दो 2014 में सरकार द्वारा पुनः भेजे गए ऐसे प्रस्ताव को 2014 में भारत सरकार द्वारा पुनः भेजे गए ऐसे प्रस्ताव को 2016 में उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग गठित किया गया था। जिसका कार्यकाल कितने समय का रहा होगा? 5 वर्ष का। संविधान यह लिखता है 344 में कि फर्स्ट कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एंड देन आफ्टर एवरी 10 years। पहला जो आयोग होगा वो 5 वर्ष के लिए है, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर ऐसे आयोग का गठन किया जा सकता है। तो पहला जब आयोग बना तो 55 से लेकर 5 वर्षों का कार्यकाल होगा, है ना। सामान्य रूप से राजभाषा आयोग का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन सेकंड कमीशन ऑनवर्ड्स, यह भी एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया जा सकता है राजभाषा आयोग के कार्यकाल पर। लिख लीजिए, राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ब्रैकेट में कर लीजिए 5 वर्षीय, है ना, और उसके उपरांत 10 वर्षीय कार्यकाल है, ठीक है। इसमें अध्यक्ष होगा और जितनी भाषाएं हैं अनुसूचित, सबके प्रतिनिधि, अनुसूचित भाषाओं के प्रतिनिधि और अध्यक्ष, यह कंपोजिशन है राजभाषा आयोग का। लिख लीजिए उसको अपने हिसाब से।
ठीक है। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष है और अनुसूचित भाषाओं के प्रतिनिधि उसके सदस्य होते हैं। ठीक है। आयोग द्वारा, अगला वाक्य हो गया कि आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी जाती है, यह भी कंफ्यूजन कराता है। रिपोर्ट किसको देते हैं? भारत सरकार को, कैबिनेट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। यही 4 ऑप्शन बना दिया जा सकता है कि राजभाषा आयोग जो रिपोर्ट देता है वो किसको सौंपता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा कि राजभाषा पर गठित कैबिनेट समिति या भारत सरकार या राष्ट्रपति या संसद, है ना। तो वहां पर ध्यान रखना है, इट गिव्स द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखना है राजभाषा समिति। राजभाषा समिति केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन की अध्यक्षता में, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 1976 से कार्य कर रही है। ठीक है। इसकी पहली रिपोर्ट 1987 में, पहली रिपोर्ट 1987 में और 11वीं तथा अंतिम रिपोर्ट अभी तक जो है, या लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, 11वीं रिपोर्ट सितंबर 2022 में दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 7वें संशोधन 1956 से शामिल, 7वें संशोधन 1956 से शामिल अनुच्छेद 350A के तहत, सातवें संशोधन 1956 से शामिल अनुच्छेद 350A के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का उल्लेख है। देने का उल्लेख है, जिसके लिए अनुच्छेद 350B में, अनुच्छेद 350B में राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। ठीक। जो 351 है अनुच्छेद, वह कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है संसद विधि के तहत, है ना। जो 8वीं अनुसूची, अच्छा ये जो 350A लिखा, इसका संबंध है, सीधा संबंध है अनुच्छेद 29(1) से, याद रखना है इसको, है ना। भाषा, लिपि और संस्कृति। ठीक। तो 29-30 याद रखिए, दोनों याद रखना है। अल्पसंख्यकों के लिए जो स्थिति है वो ध्यान में रखनी है। तो 350A इज रिलेटेड टू आर्टिकल 29-30। ठीक है। जो 8वीं अनुसूची है, इसका संबंध है 8th शेड्यूल का आर्टिकल 344 क्लॉज 1 एंड 351। 8वीं अनुसूची इन्हीं 2 अनुच्छेदों का विस्तार है, 344(1) और 351। और अंतिम संशोधन अभी बताया मैंने, 2011 में 96वां संशोधन है, उड़िया शब्द की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए। ठीक।
जो करंट डिमांड है वो 39 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है। लिख लीजिए कहीं पर। वर्तमान में 39 भाषाओं 39 भाषाओं ब्रैकेट में कर लीजिए अंग्रेजी सहित 39 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की गई है। ठीक है, क्या समस्या? अभी दो केस बहुत चर्चित है, उस पर भी आगे बात करता हूं। पहले एक और दूसरा टॉपिक छोटा सा है वो कर लेते हैं। एक केस है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर उच्चतम न्यायालय का जो लेटेस्ट डिसीजन है ना, वह है। और उससे पहले उसी से संबंधित एक केस है जिसका विरोध हुआ है, जिसकी आलोचना हुई है उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर कौशल किशोर वाले केस में, कि अपने पहले के निर्णय साकाल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। तो उस केस में जो न्यायालय ने कहा था उससे अलग हटकर एक नए तरह का निर्णय दे दिया गया है, इसलिए उससे कंफ्यूजन बढ़ गया है ना। तो वह एक मुद्दा है जो हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा एक केस है अनूप बर्णवाल वाला केस है, जिसमें इलेक्शन जो सिंबल्स होते हैं, चुनाव चिन्ह को लेकर जो विवाद था, उस पर एक केस आया है, वह भी ध्यान में रखना है। ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण मामले हो सकते हैं भविष्य के प्रश्न के लिए। तो अगर चुनाव चिन्ह है तो कानून भी चुनाव का समझ में आना चाहिए। अभी आरपी एक्ट फिर अभी न्यूज में आ गया है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। आरपी एक्ट आपके सिलेबस में है ही मेंशन, है ना, सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहां से क्वेश्चन बन सकता है और तो मेजर जो प्रोविजन है आरपी एक्ट के वो ध्यान में होने चाहिए। और ये दोनों केसेस हैं, उस पर भी बात कर लूंगा आगे, है ना। अभी हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इसमें है भी हथकड़ी लगाने से संबंधित विधिक प्रावधान कौन से हैं भारत में। हैंडकफिंग, हथकड़ी समझते हैं ना, हथकड़ी कब लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है हथकड़ी? और किसको लगाई जाती है? टेल मी, हु इज सपोज टू बी हैंडकफ्ड? ऑल पीपल या एग्जेम्पशन है किसी को? एग्जेम्पशन है किसी को? बच्चों को नहीं लगाई जा सकती, महिलाओं को नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि विमेन एंड चिल्ड्रन कैन नॉट बी हैंडकफ्ड इन एनी केस। दूसरा क्या है कि हथकड़ी तभी लगाई जानी चाहिए जब यह जस्टिफाई करती हो पुलिस कि हथकड़ी लगाना क्यों अनिवार्य हो गया था, क्योंकि उस अभियुक्त के भाग जाने का खतरा था, इसलिए हथकड़ी लगाना अनिवार्य हो गया था। एक बहुत चर्चित केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनलेस एंड अनटिल पुलिस जस्टिफाइज दिस हैंडकफिंग, इट इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, है ना, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और यथासंभव हथकड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इट शुड अवॉइड। ठीक है। दूसरा एक अध्ययन यह भी है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बहुत प्रचलन में है, जिसमें दो महान राज्य हैं भारत के, एक बिहार और एक उत्तर प्रदेश। ये दोनों इस सब काम में अग्रणी राज्य होते हैं, इस तरह के कामों में नहीं। हम लोग मैक्सिमम वहीं के हैं ना, तो ये हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि कुछ मामले में ये दोनों राज्य, इनको कोई हरा नहीं सकता भारत में। ये पहले दिन से टॉप रैंकिंग स्टेट है इस तरह के कार्यों में और भविष्य में भी बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो वहां भी था, तो जम्मू कश्मीर की स्थिति तो मान लिया दूसरी थी, लेकिन बाकी जो दो नाम लिए मैंने, बिहार और उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या है कि इसमें वो ईगो है कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस का कांस्टेबल अगर पकड़ रहा है किसी को, अगर वो हथकड़ी नहीं लगाएगा फिर किस बात का पुलिस? ये उसकी मंशा है। नहीं ऐसा कि अगर मैं हथकड़ी ही नहीं लगाई तो सारा वो वर्दी का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया।
तो वो ईगो की वजह से ऐसी समस्या है। तो बहुत सारे अध्ययन ऐसे कहे गए, अभी भी है, अभी भी बिहार और उत्तर प्रदेश में ये बहुत चर्चित मुद्दा है यह, कि कोई भी व्यक्ति, और नॉन वायलेंट केस है उसमें भी लगा देते हैं हथकड़ी, जिसमें हिंसा नहीं है उसमें भी हथकड़ी लगा देता है। और दूसरी बात क्या है कि पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़े तो उसको गाड़ी से नहीं ले जाता, पैदल लेके जाता है सड़क पर, ताकि समाज पर उसका प्रभाव पड़े और उसकी छवि बेहतर हो कि सी दिस इज व्हाट इंडिया नीडेड, ए पुलिस ऑफिसर लाइक हिम। नहीं, ऐसी स्थिति है। लिखिए, हेडिंग बनाइए, हथकड़ी लगाने से संबंधित विधिक प्रावधान। आवर स्टेट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, बहुत अच्छे राज्य हैं, कुछ मामले में इंटरेस्टिंग स्टेट्स हैं, कुछ कुछ इनोवेशन हमेशा दिखता रहता है वहां। पहला पॉइंट लिखना है, हथकड़ी लगाने का विषय मानव अधिकारों के साथ साथ नैतिक मूल्यों के उल्लंघन का भी विषय रहा है। नैतिक मूल्यों के उल्लंघन का भी विषय रहा है। साथ ही इसे अनुच्छेद 19(1)(d) राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, 19(1)(d) और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी माना जाता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि सीआरपीसी 1973 की धारा 46 के तहत, सीआरपीसी 1973 की धारा 46 के तहत किसी अभियुक्त के फरार हो जाने से रोकने के लिए बल प्रयोग की शक्ति दी गई है। बल प्रयोग की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, केस का नाम लिख लीजिए, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1978। केस तो नहीं पूछा जाएगा पीटी में, लेकिन इसके जो बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 मामले में न्यायालय ने कहा है कि पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाए जाने के कार्य को न्यायोचित ठहराना अनिवार्य होगा और इसका प्रयोग दंड के रूप में नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग दंड के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार न्यायालय ने शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1983 मामले में इसी प्रकार न्यायालय ने शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1983 मामले में
यह कहा है कि गैर हिंसक मामलों में और महिलाओं और अवयस्कों, या किशोर लिखिएगा, किशोरों कर दीजिएगा, जुवेनाइल्स, कैसे लिखा हुआ कि गैर हिंसक मामलों में और महिलाओं तथा किशोरों के मामलों में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में 2010 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह उल्लेख है, कि हथकड़ी लगाना हथकड़ी लगाना मानवाधिकारों और मूल अधिकारों के साथ साथ नैसर्गिक न्याय का भी उल्लंघन है। नैसर्गिक न्याय का भी उल्लंघन है, जो नैतिक मूल्यों का उल्लंघन है, जो नैतिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। आयोग के अनुसार ऐसे मामले अधिकांशतः बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में देखे गए हैं। अधिकांशतः बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में देखे गए। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि परीक्षा को पता है कि गलत होगा ही नहीं किसी का, है ना। वो जहां लिखा बिहार, उत्तर प्रदेश, आदमी नहीं भी जानता हो तो भी टिक कर देगा कि ऐसा मामला वहीं हो ही सकता है, दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां होता है? तमिलनाडु, केरल, कन्नड़, ये कर्नाटक, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि पता नहीं तमिलनाडु में था कि केरल। यहां तो कोई कंफ्यूजन, तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है यह कि ऐसा होगा ही। ठीक, क्या स्थिति है? ठीक है, है? एक टॉपिक और कराऊं। कल से आपको 8:15 बजे आना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है जो अभी कहा था ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, उसको खत्म कर लेते हैं। एक हेडिंग बना दीजिए, अभिव्यक्ति की वाक स्वतंत्रता पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश। वाक स्वतंत्रता पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय, SC's डिसीजन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। वाक स्वतंत्रता पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। केस नीचे लिख लीजिए, कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023। कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023। केस तो 2016 का था, लेकिन डिसीजन 2023 है, जनवरी 2023 में। ठीक है, जो केस का रेफरेंस है वो बुलंदशहर रेप केस था 2016 का, उसका रेफरेंस है इस केस में। और मंत्री ने, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर ने यह कह दिया था कि जो भी एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं, दीज आर ओनली फॉर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। ठीक है, कि राजनीतिक रूप से जो विवाद खड़ा करना है, इस मंशा से आरोप लगाए गए। तो याचिका दायर की गई थी कि इतने संगीन आरोपों को केवल राजनीतिक मंशा करार देना
इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ऑल्सो, इट्स अ वायलेशन ऑफ ओवर स्टेपिंग ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। तो न्यायालय के सामने दो मुद्दा आ गया, या तीन मुद्दे कह सकते हैं। एक हो गया कि जो याचिकाकर्ता था उसने यह कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन दैट यू विल वायलेट द राइट टू डिग्निटी, कि जो रेप सर्वाइवर है उसको उसकी राइट टू डिग्निटी 21 की वायलेट हो रही है, इसलिए 19(1)(a) को कर्टेल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मंत्री है वह जो चाहे वह बोलेगा और उससे किसी महिला या किसी भी व्यक्ति के गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो न्यायालय के सामने मुद्दा आया कि कैन आर्टिकल 19(1)(a) बी कर्टेल्ड विस राइट टू डिग्निटी, वह हो सकता है नहीं। दूसरा जो डिफेंस था उसने यह कहा कि मिनिस्टर इज ए प्राइवेट पर्सन, ही हैज स्पोकन इन दी प्राइवेट कैपेसिटी, और 19(1)(a) इज अगेंस्ट स्टेट, है समझ में कि 19(1)(a) राज्य के विरुद्ध है, इसलिए, और जो मंत्री है वह एक निजी व्यक्ति की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है, इसलिए 19(1)(a) के ओवर स्टेपिंग का कोई प्रश्न नहीं उठता, एंड दी एलिगेशंस आर नॉट वैलिड। तो ये मुद्दा न्यायालय के सामने था। तो न्यायालय ने दो चीजें कही, एक जो पहले साकाल पेपर्स वाली बात वही कही कि 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस के आधार रखे गए हैं, दोज ग्राउंड्स आर एग्जॉस्टिव, है ना, पर्याप्त है वो, इसलिए उनके बाहर जाकर कानून के तहत कोई आधार नहीं बनाया जा सकता। समझ में नहीं आया? समझ में मैंने कहा कि 19(2) में जो युक्तियुक्त निर्बंधन के आधार है उनसे हटकर किसी कानून द्वारा नए आधारों का सृजन करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जो आधार है उसी के आधार पर लगेगा, इट इज वैलिड, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण यह कह दी कि 19 और 21 स्टेट और उसकी एजेंसीज के साथ साथ निजी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। आया समझ में? इसका मतलब है कि अगर 19(1) किसी निजी व्यक्ति ने उपयोग किया है तो 19(2) का रेस्ट्रिक्शन निजी व्यक्ति पर भी लगेगा। इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट, इट इज अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन्स ऑल्सो। अभी तक हमारे पास क्या था कि आर्टिकल 17 और 23 निजी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपित होते थे, अस्पृश्यता का अंत और बलात्श्रम, मानव दुर्व्यापार वाला, है ना। अब दो आर्टिकल और हो गए। हमारे लिए प्रश्न क्या बन गया कि भारत के संविधान में कौन से मूल अधिकार निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं। तो 17-23 तो पहले से थे, 19 और 21 भी आ गए, ठीक है। और युक्ति युक्त निर्बंधन पूछा जा सकता है, उसमें 8 आधारों का उल्लेख है संविधान में, वो 8 आधार आपको याद होने चाहिए। आया समझ में? यही बातें इसमें से क्वेश्चन बनकर आ रही है सामने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस का ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न होगा, एंड होपफुली आई प्रे दैट यू आर राइटिंग मेंस 2023 में। तो मेंस अगर आप लिखेंगे तो उसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न होगा। अगर 12.5 नंबर का प्रश्न है मान लिया और उसको अच्छे से लिख दिया, अगर दे विल स्कोर 10 आउट ऑफ 12.5। अगर चाइनीज टाइप हैंडराइटिंग नहीं है तो 10 नंबर आ जाएगा। लिखिए, इसमें लिखवाता हूं। इसमें रेफरेंस ले लेना है कि 2016 में बुलंदशहर बलात्कार मामले से संबंधित था। ये सब जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं ना, ये रिस्क को जीरो करना है। हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसी बात पूछी जाएगी, हम पूछेंगे 19(1)(a) को, लेकिन हो सकता है कहीं एक वाक्य लगा दिया उसने कि यह मामला बुलंदशहर से संबंधित है, कि तो वहां पर आधा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। सो लेट अस राइट ऑल द थिंग्स टू अवॉइड रिस्क, कोई रिस्क नहीं रहेगा उसमें। बुलंदशहर बलात्कार मामला 2016 लिखा से संबंधित था, जिसमें राज्य के मंत्री द्वारा ऐसे आरोपों को राजनीतिक विरोध या राजनीतिक विवाद उत्पन्न करने की मंशा से
जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, याचिका में यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष रखा गया। याचिका में यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष रखा गया कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार के संरक्षण के लिए किसी मंत्री की वाक स्वतंत्रता के अधिकार को, किसी मंत्री की वाक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, न्यायालय के समक्ष दो प्रश्न रखे गए थे। दो प्रश्न रखे गए थे। पहला, क्या विधि के तहत वाक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित निर्बंधन के आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर, निर्बंधन के आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है। आया समझ में क्या लिखा प्रश्न? किसी अन्य आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न था कि क्या अनुच्छेद 19 और 21 राज्य और उसकी इकाइयों के अतिरिक्त भी प्रवर्तित कराए जा सकते हैं, एनफोर्स्ड, प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। ठीक है। अब न्यायालय का निर्णय है, 2 पॉइंट लिखना है उसमें। न्यायालय का निर्णय एक हेडिंग बना दीजिए और 2 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है, जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर है कि अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्त निर्बंधन के पर्याप्त आधार उल्लिखित है। पर्याप्त आधार उल्लिखित है। अतः वाक स्वतंत्रता के अधिकार पर, वाक स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी विधि के तहत किसी अन्य आधार पर निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा। किसी अन्य आधार पर निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 19 और 21 राज्य और उसकी इकाइयों के अतिरिक्त भी
अतिरिक्त भी, ब्रैकेट में कर लीजिए, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, अतिरिक्त भी या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित कराए जा सकते हैं, प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको अपने से काम इसमें करना क्या है, एक तो वो ध्यान रखना है 17, 23, 19, 21 चार हो गए जो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लगे, कहीं नोट कर लेना है इसको। और 19(2) में जो 8 आधार है वो यहीं पर लिख लेना, तो संविधान में लिखा हुआ है ना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता है, राज्य की सुरक्षा है, मानहानि है ना, न्यायालय का अवमान है, अपराध प्रेरण है, लोक व्यवस्था है, सदाचार है, ऐसे 8 आधार है जिनको यहीं पर मेंशन कर लेना है घर जाकर आज ही, ताकि वो मिस नहीं करे, है ना। तो 19(2) की उपयुक्त निर्बंधन पर वो मेंशन करना है। 4 अनुच्छेद हैं जो निजी व्यक्तियों पर लागू हो सकते हैं, राइट। बाकी फिर कल देखता हूं।